हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अभी अभी सेंटअप एग्ज़ाम देके निकले हैं। ठीक है, तो चलिए आपकी इस चैनल पे, आपके चैनल पे गुरु आशीर्वाद में आज जो हम लेकर आए हैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का पूरे पॉलिटिकल साइंस का जो है PYQ है। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप जो है उसे एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ के, लिख के और रिजल्ट को दमदार बना के आ सकते हैं। कैसे होगा तो चलिए देखते हैं। आज का आपका जो बैच स्टार्ट है उसका बैच का नाम है प्रहार, यानी अंतिम प्रहार, यानी पॉलिटिकल साइंस में अंतिम प्रहार आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो इससे शुरुआत करने से पहले हेलो स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपको बताता हूँ, स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरु आशीर्वाद में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे प्रहार बैच में क्या क्या आते हैं और किस टाइप का सोशल साइंस के एक जो है पॉलिटिकल साइंस में आज हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछेगा और उसी के ऊपर आज मैंने सारा क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए, और ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट जब देखिएगा तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, आपको क्लास में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और आपको नेक्स्ट यानी अगले दिन जो है पूरे भूगोल का, यानी क्लास 10th की पूरी भूगोल पूरी किताब का जो आपका किताब है, जो आपके बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, उस सब का इसी तरीक़ा से जो है आपको रिवीजन कराएंगे। ठीक है, तो आज आपका जो रिवीजन क्लास है किसका क्लास है? पॉलिटिकल साइंस का। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट कीजिए। अगर ये सवाल हमारे एग्जाम में पूछता है तो हम उसे आसान भाषा में सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए, भारत में पेशा पर आधारित जाति व्यवस्था है, यानी भारत में जो जाति व्यवस्था है वो किस पर है? पेशा पर, यानी जो इंसान जो काम को करता है उसी के आधार पे उसे जाति में ढाल दिया गया है। सभी जाति का अलग अलग पेशा है। कुछ लोग कपड़ा धोते हैं उसको धोबी, ठीक है, जो लोग चप्पल जूता सीते हैं उसको मोची कहते हैं। ठीक है, जो लकड़ी का काम करते हैं उसको बढ़ई कहते हैं। तो जाति जो दूध नापते हैं उसको राय जी कहते हैं, यादव कहते हैं। तो उनके कार्य के ऊपर जो है, उनके पेशा के ऊपर जो है उनकी जाति व्यवस्था कर दी गई है। तो चलिए देखते हैं। सभी जाति का एक अलग पहचान होता है, यानी सभी जाति का क्या है? एक जो है अलग पहचान भी है। दैट इज क्लियर, अलग पहचान भी होता है। भारत में एक चीज और, भारत में जो है छुआछूत की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, यानी छुआछूत की जो भावना है भारत में, छुआछूत की भावना अभी भी जारी है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छुआछूत को मानते हैं। और अभी भारत में अधिकांश लोग अभी हमारे भारत में क्या होता है कि अधिकांश लोग जो हैं अपने बेटी का शादी अपने ही जात में करते हैं और अधिकांश लोग जो है जाति के अनुसार ही चुनाव में वोट डालते हैं। जैसे अभी हालांकि आप देखे होइए, अभी जस्ट तुरंत आपका वोट भी, चुनाव भी खत्म हुआ है तो लोग अपने इस बार विकास पे भी वोट डाले गए हैं, लेकिन कुछ लोग जो है कि अपनी जाति पे भी वोट डाले हैं। तो यही हमारे भारत की जातिगत जो है असमानताएं हैं। हम कह सकते हैं कि भारत में अभी भी जो है जातिगत असमानताएं जारी है। तो हम समझ में आ गया कि जातिगत क्या है। तो इस तरह से अपने हम एग्जाम में लिखेंगे कि भारत में जो है पेशे के आधारित जो है पेशा पर आधारित जो जाति व्यवस्था है, अपनी जाति जो है कि अलग अलग पेशा से गिना जाते हैं, पहचाने जाते हैं, उनके जो कार्य होते हैं उसके अनुसार भारत में आज छुआछूत की बीमारी जो है लगी हुई है। भारत में अधिकांश लोग जो हैं सभी लोग अपने अपने जाति में ही विवाह करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, आतंकवाद जो है लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? देखिए, आतंकवाद अपनी बात मनवाने के लिए क्या करता है? अपनी बात मनवाने के लिए धमकी, हिंसा, अपहरण और सार्वजनिक संपत्ति को करने का सहारा करता है, जिससे जो है हिंसा या आतंक उत्पन्न हो जाता है, जिससे लोकतांत्रिक कामकाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जो है आतंकवाद जो है लोकतंत्र के लिए चुनौती है।
आतंकवाद अपनी बात को मनवाने के लिए धमकी देता है, हिंसा करता है, अपहरण करता है और सार्वजनिक संपत्ति को अपना करने के लिए अपने उसको सहारा लेता है। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ये हमारे किसके लिए, तो चुनाव लोकतंत्र के लिए क्या है, चुनौती हो जाता है आतंकवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? बिल्कुल बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक चुनौती ही है, क्योंकि यहाँ एक शिक्षित व्यक्ति ही लोकतंत्र के महत्व और अपने अधिकार और कर्तव्य को समझ सकते हैं और शिक्षित व्यक्ति ही सरकार के कामकाज में दिलचस्पी रखता है। अभी की अगर हम बात करें तो जनसुराज पार्टी में हमारे मैथ के प्रोफेसर केसी सिन्हा जो चुनाव लड़ रहे थे, जो कि हार गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, या हमारे YouTube से जो भी लोग देख रहे हैं हम सभी लोग को बताना चाहते हैं कि आज भी हमारे यहाँ लोग जो है जाति पे, ठीक है, जाति पे वोट करते हैं। उसके बाद लोग अपनी इस चीज़ को नहीं देखते हैं कि हमारे लिए कौन बेस्ट है और कौन बेस्ट नहीं है। लेकिन इस बार का जो चुनाव था वो विकास के ऊपर चुनाव था, ठीक है। तो यही हम बताना चाहते हैं, यहाँ जो कहने का मतलब आया कि शिक्षा का जो है अभाव जो है, ठीक है, यानी शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए क्या है, चुनौती है। अगर सभी लोग पढ़े लिखे होते तो शायद ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वही चीज़ करा है कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए बहुत ही क्या है, चुनौती है। क्योंकि एक व्यक्ति जो शिक्षित व्यक्ति होता है वही उसी को पता है कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, क्या अधिकार होता है, इस सब चीज़ के बारे में उन्हीं को पता है। और वही क्या करते हैं, शिक्षित व्यक्ति जो है सरकार के कामकाज में दिलचस्पी रखते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे राजनीति पे, जो राजनीति पढ़ा रहे हैं लेकिन राजनीति पे कमेंट नहीं करेंगे, उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकतंत्र के लिए क्या, लोकतंत्र से क्या समझते हैं? देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं वही चीज़ बोला हूँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बोला हूँ कि लोकतंत्र से क्या समझते हैं, या आपसे दूसरा सवाल पूछेगा, दूसरा टाइप से पूछेगा, दूसरा टाइप में कि लोकतंत्र जनता का और जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे। तो जान लीजिए, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए काम करती है। लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में ही निहित होती है तथा यहाँ जनता ही सारी शक्तियाँ का स्रोत है। तो इस प्रकार से हम लोकतंत्र के बारे में जानेंगे कि जो हमारी जनता ही सारा चीज क्या, तो जनता के द्वारा, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासित होता है। लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए ही काम करती है। लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में ही निहित होती है और उनकी सारी शक्तियाँ जनता में ही निहित होती है, क्योंकि अगर जनता चाहे तो सरकार को हटा सकती है, जनता चाहे तो सरकार को गिरा सकती है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को, ये दो जो क्वेश्चन था उसको हम लोग सोल्व करेंगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना को अधिकार का कानून लोकतंत्र का रखवाला कैसे है। सूचना जो है, सूचना को अधिकार का कानून और लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। तो देखिए, सूचना का अधिकार कानून 2005 में, ठीक है, यानी सूचना का अधिकार कानून जो है 2005 ईस्वी में बनाया गया। और सूचना का अधिकार कानून जनता को जागरूक बनाता है। क्या करता है, जागरूक बनाता है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। इसलिए जो है लोकतंत्र का जो है रखवाला है। दैट इज क्लियर। सूचना का अधिकार जो है जनता को अधिकार दिलाता है, अधिकार कानून जनता को जागरूक बनाता है और भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाता है। इसीलिए जो है कि लोकतंत्र का जो है रखवाला है कौन, सूचना का अधिकार। दैट इज क्लियर। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि परिवारवाद क्या है। देखिए, सभी लोग देखिए राजनीति की बात करते हैं कि परिवारवाद। देखिए, परिवारवाद क्या होता है कि अपने ही परिवार के कुटुंब को, रिश्तेदार को, संगी संबंधी को अपना टिकट दे देना, ठीक है, उसी को परिवारवाद कहते हैं। लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, इस तरह से यहाँ देखिए, अपने ही परिवार के लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाना,
ठीक है, क्या कहलाता है? परिवारवाद कहलाता है। जैसे अभी आप चुनाव में देख रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की हो, एनडीए की हो, या आरजेडी हो, या जनसुराज हो, या कोई भी हो, सभी लोग क्या करते हैं? अपने अपने परिवार से राजनीति में सबको आगे धकेल दिए हैं, सबको अपने अपने आगे कर दिए हैं। ठीक है, उसी को परिवारवाद कहते हैं। यहाँ पे वही चीज़ कि अपने ही परिवार के लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाना परिवारवाद कहलाता है। और किसी निर्वाचन क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में वहाँ के प्रतिनिधियों की मौत या इस्तीफे के कारण वहाँ जो है चुनाव लड़ने के लिए उसे प्रतिनिधि के किसी संगे संबंधियों को टिकट देना ही क्या कहलाता है? परिवारवाद कहलाता है। यानी कोई भी अगर संगी जो है संगे संबंधी है, अगर आप उनको अगर टिकट दे दिए तो उन्हीं को क्या कहते हैं? परिवारवाद कहते हैं। दैट इज क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त मतदान क्या है? तो देखिए, वैसा मतदान, वह मतदान जिसमें मत देने की प्रक्रिया गुप्त होती है, जिसमें सिर्फ मतदाता को पता होता है कि वह किसे मत दे रहा है, उसे ही गुप्त मतदान कहा जाता है। तो जान गए गुप्त मतदान क्या है? कि वह मतदान जिससे मत देने की प्रक्रिया गुप्त होती है, जिसमें सिर्फ मतदाता को पता होता है कि वह किसे मत दे रहा है, उसी को गुप्त मतदान कहते हैं। तो जस्ट फ्रेंड्स, इस तरीक़ा से हम आज अभी जो है 7 क्वेश्चन सोल्व कर दिए और कंटिन्यूअस करते हैं। लेकिन एक चीज़ फिर कहेंगे कि अगर अभी भी अगर आप कॉपी और पेन लेके नहीं बैठे हैं तो बैठ जाइए और इसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है। ये 110% की गारंटी देते हैं कि इससे बाहर आपको एग्जाम से नहीं आएगा, सारी क्वेश्चन आपको इसी से आएगा। तो आप अभी भी बैठिए और अपने जितने भी लोग हैं आपको, ठीक है, जो भी फ्रेंड हैं, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो आपके क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं, तो सबको शेयर भी कर दीजिए और सबको बता भी दीजिए कि इस चैनल पे जो है ऐसे ऐसे जो है सर रिवाइज करवा रहे हैं और अभी वो सभी बच्चे लोग रिवाइज भी करना स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकतंत्र में विपक्षी दल की क्या उपयोगिता होती है? किसी भी चीज़ में जब तक विपक्षी नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई पैर खींचने वाला चाहिए तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना जी, क्योंकि वो हमें क्या करता है? हौसला बढ़ाता है, हमारी कमी को दिखाता है, हमें बढ़ाता है, हमें बतलाता है, उसी को हम विपक्षी कहते हैं। दैट इज क्लियर। अब यहाँ देखते हैं इसमें क्या कहता है, यानी इसको हम अब लिखेंगे किस तरह से विपक्षी के बारे में, सो जान लीजिए। तो लोकतंत्र में विपक्ष का महत्व भूमिका होता है, यानी लोकतंत्र में विपक्ष का जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि विपक्षी दल जो है सरकार की आलोचना करके, सरकार के खिलाफ आंदोलन करके और सरकार के प्रश्न पूछकर सरकार को नियंत्रित रखते हैं। कानून और बजट के निर्माण में विपक्षी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, मैंने पहले ही बोला हूं कि जो सरकार की आलोचना करता है, जो सरकार के खिलाफ आंदोलन करे और सरकार से प्रश्न पूछे और सरकार को नियंत्रित रखते हैं, उसी का काम है, किसका काम है? विपक्षी दल की उपयोगिता होती है। और बजट के निर्माण में, जो बजट कानून और निर्माण की जो होता है, विपक्षी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस तरीक़ा से अगर हमें सवाल पूछेगा लोकतंत्र में कि विपक्षी की उपयोगिता क्या है, तो इस तरीक़ा से हम सारे क्वेश्चन का जवाब लिखेंगे। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि लोकमत निर्माण में राजनीतिक दल की क्या भूमिका होती है? तो जान लीजिए कि राजनीतिक दल जो है अपने नीतियों के द्वारा, किसके द्वारा? अपनी नीतियों के द्वारा लोकमत का निर्माण कर जनता का समर्थन प्राप्त करते हैं। और राजनीतिक दल लोकमत का निर्माण करने के लिए जो है जनसभाएं, रैली और टेलीविज़न, समाचार पत्र आदि से सहारा लेते हैं। उसी को लोकमत निर्माण में राजनीतिक दल की भूमिका कहते हैं। यानी लोगों को, अभी जैसे चुनाव हुआ तो चुनाव में सभी पार्टी क्या की? अपना अपना रैली किए, जनसभाएं किए, न्यूज़पेपर में, उसके बाद टेलीविज़न पे अपना प्रचार करवाएं। उसी को लोकमत निर्माण में राजनीतिक दल की क्या भूमिका होती है, यानी लोकमत निर्माण में। दैट इज क्लियर। तो इस तरह से हम उसका हर एक एक सवाल का जवाब लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने बहुदलीय प्रणाली क्यों अपनाया है? देखिए, भारत जो है बहुदलीय प्रणाली क्यों अपनाया है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारत जो है एक विशाल और विभिन्नता वाला देश है। क्या है कि भारत जो है एक विशाल और विभिन्नता वाला देश है। और भारत में जो है कई धर्म, भाषा, जाति और संस्कृति के लोग रहते हैं। यानी भारत में हमारे बहुत सारे धर्म, जाति के और संस्कृति के लोग रहते हैं। और समाज के सभी वर्ग के लोगों को सत्ता में भागीदारी मिले, इसलिए भारत में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया है। यानी भारत के जो भी लोग हैं,
ठीक है, सभी वर्ग के लोग जो हैं सत्ता में आ सकते हैं। इसीलिए भारत ने क्या किया है, बहुदलीय प्रणाली को अपनाया है। तो इस तरीक़ा से हम इस क्वेश्चन का जवाब लिखेंगे कि भारत ने बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया है। तो भैया मेरे हम लिखेंगे कि भारत एक विशाल और विभिन्नता वाला देश है। भारत में सब कोई भी धर्म, जाति और संस्कृति के लोग रहते हैं। ठीक है, कई धर्म जाति के लोग और समाज के सभी वर्ग जो है सत्ता में भागीदारी मिल सकती है सभी को। इसीलिए भारत ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाया है। दैट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दबाव समूह से आप क्या समझते हो? देखिए, वैसा समूह जो समान आर्थिक हितों वाले वर्ग सरकार से अपनी मांगे को मनवाने तथा हित पूरे करवाने के लिए संगठन बनाकर सरकार पर दबाव डालने का जो काम करते हैं उन्हें ही दबाव समूह कहते हैं। मान लीजिए अगर नली बनवाना है या हमको सड़क बनवाना है, विधायक जी सुन नहीं रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक हम लोग समूह बनाते हैं, गठन करते हैं और एक ही चीज़ कहते हैं, ठीक है, कि सड़क दो और वोट लो। ठीक है, यानी सड़क बनवाओ, सड़क नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं। तो इस तरीक़ा से हम इसको कह सकते हैं कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। इसी को हम लोग कहते हैं दबाव समूह, कि अपनी बातों को, अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए जो संगठन बनाकर सरकार पर दबाव डालते हैं उसी को हम लोग दबाव समूह कहते हैं। ठीक है, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता दल यूनाइटेड का परिचय दे, जिसको हम लोग कहते हैं जदयू। जदयू जिसके जो है अभी मुख्यमंत्री जस्ट अभी 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं हमारे नीतीश कुमार, और उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी हैं और विजय सिन्हा। चलिए, तो जदयू की स्थापना आज जानेंगे हम लोग कि जदयू की जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1999 में हुई थी। कब हुई थी? 1999 में हुई थी। और इसके जो संस्थापक हैं वो है शरद यादव। देख लीजिए, जान लीजिए, याद कर लीजिए, जदयू पार्टी की जो संस्थापक हैं कौन है? शरद यादव। यानी शरद यादव जो हैं वही जो है जदयू पार्टी के संस्थापक हैं। और जदयू का जो है बिहार का क्षेत्रीय दल है, यानी जदयू जो है बिहार का क्षेत्रीय दल है। ये बिहार के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्षेत्रीय है उनका। और जदयू का चुनाव चिन्ह तो आप तो जानते ही है, तीर छाप है। तो इस तरीक़ा से जदयू के बारे में पूछा जाएगा कि जदयू क्या है, तो बताएंगे कि जदयू का जो है स्थापना 1999 में हुई थी और उसका जो है उसके संस्थापक जो हैं वो शरद यादव है। और जदयू जो है क्षेत्रीय दल है और जदयू का जो छाप है वो तीर छाप है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आता है तो हम सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दल बदल कानून क्या है। देखिए, जब कोई सांसद या कोई विधायक या किसी पार्टी से चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं, क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं? राजनीतिक दल को दल बदल कानून कहा जाता है। जैसे अभी कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, अगर चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद हम किसी और पार्टी से लड़े और चुनाव जीत गए और चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरे पार्टी में चले गए, तब क्या होगा? तो इसी को हम लोग राजनीति दल कहते हैं। ठीक है, यानी दल को बदल लिए तो उसी को दल बदल कानून कहते हैं। और यह बदलने की जो है, देखिए, इस दल बदल कानून को रोकने के लिए 1985 में एक कानून बनाया गया था। ठीक है, क्या बनाया गया था? 1985 में एक कानून बनाया गया था जिसे हम लोग दल बदल कानून कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक दल की परिभाषा दे। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि राजनीतिक दल क्या है, तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि लोगों का ऐसा समूह जिसका उद्देश्य क्या हो? सत्ता प्राप्त करना या सत्ता को प्रभावित करना होता है, उसी को राजनीतिक दल कहा जाता है। एकदम 2 लाइन में एक बार में लिखेंगे कि लोगों का ऐसा समूह जिसका उद्देश्य, पहला उद्देश्य हो कि या तो सत्ता प्राप्त करना है या दूसरा सत्ता को प्रभावित करना, उसी को क्या कहते हैं? राजनीतिक दल कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जान लीजिए कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था इसके बारे में, कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड के टिहरी गांव गढ़वाला जो है,
टिहरी के, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाला जिला से शुरू हुआ था और चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्तियों को नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। और उनकी मांगे थी कि जल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। यानी जो है वहाँ के जो लोग जो थे, ठीक है, जो पेड़ कटवा रहे थे, ठीक है, उन्हीं लोग को रोकने के लिए वहाँ के उत्तराखंड के लोगों ने क्या किया कि पेड़ों से चिपक के जो है, ठीक है, उसको रोकना स्टार्ट किया था। इसके जो प्रमुख नेता जो थे सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है, उन्हीं के नेतृत्व में ये चिपको आंदोलन चला था। तो इस तरह से अगर सवाल आएगा तो उससे हम लोग लिख सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो देखिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में काफ़ी महत्व रखती है। क्यों? क्योंकि सत्ता की साझेदारी में समाज के सभी वर्गों के जो लोग को सरकार में हिस्सा दिया जाता है, विभिन्न समूह एवं विचारों में उचित सम्मान दिया जाता है, जिससे सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए हम लोग सत्ता की साझेदारी कहते हैं, ठीक है। इसी को सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र में क्या महत्व है, तो यही हमारे निम्नलिखित महत्व है। सबसे पहला महत्व बताएंगे कि काफ़ी महत्व रखते हैं। पहला कि सत्ता साझेदारी में समाज के सभी वर्ग के लोगों को जो है सरकार हिस्सेदारी दिया जाता है और इसमें विभिन्न समूह एवं विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, जिससे सामाजिक समूहों के बीच जो है कोई टकराव की संभावना नहीं हो, कम हो जाती है, ठीक है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सत्ता की साझेदारी से अलग अलग तरीके क्या है। तो पहला जानेंगे इसके निम्नलिखित जो है कि तरीके हैं। कम समय है क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो रहा है, इसलिए हम आपको इसको रिवाइज करवा रहे हैं। पहला बोलेंगे कि सरकार के बीच अंगों के बीच, यानी सरकार के बीच जो है अंगों के बीच सत्ता का विभाजन करना, विभिन्न स्तरों पर जो है गठित सरकार के बीच जो है सत्ता अंग विभाजन करना, विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता का विभाजन करना और गैर सरकारी संस्थाओं में सत्ता का जो विभाजन करना, वही हमारे क्या है अलग अलग इसके तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि गठबंधन की सरकार में साझेदारी कौन कौन होते हैं। तो देखिए जब दो या दो से अधिक दलों मिलकर जो है सरकार का गठन करती है तो उसे हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार कहते हैं। जैसे अभी हमारे एनडीए की बात करें तो बीजेपी, हम और जिसके बाद रामविलास पासवान जी का जो है पार्टी सो, ठीक है, ये सभी मिलकर क्या किया, और जदयू पार्टी सभी मिलकर क्या किए, एक एनडीए बनाया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पार्टी थे, उसी को हम लोग गठबंधन कहते हैं, ठीक है। गठबंधन जो है सरकार में कई राजनीतिक दल होते हैं, यानी गठबंधन सरकार में कई जो है राजनीतिक दल होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार भी गठबंधन के सरकार में साझेदार होते हैं और 1990 के बाद गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हुआ था। आप ये इसको नोट कर लीजिएगा। अगर पूछे एक नंबर में एमसीक्यू में कि गठबंधन जो है कब स्टार्ट हुआ था, तो उसको हम बताएंगे कि 1990 से शुरुआत हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय शासन की दो विशेषता बताइए। तो संघीय शासन की दो विशेषता क्या है? पहला विशेषता बताएंगे कि संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, यानी दो सरकार होता है। एक होता है केंद्र सरकार और दूसरा होता है राज्य सरकार। दूसरा में बताएंगे कि जो है संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होता है। ये यहाँ पे गलत, यहाँ पे संघीय होना चाहिए, संगीत लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था में जो होता है सर्वोच्च जो सत्ता होता है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो होती है बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम उनकी विशेषता को बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है संगठनात्मक एवं एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संगठनात्मक शासन व्यवस्था क्या है कि वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्य, ठीक है, जिसमें केंद्र और राज्य केंद्र और राज्य दोनों मिलकर शासन करते हैं, उसको संगठनात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होगा कि वैसा व्यवस्था जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार, कौन, सिर्फ केंद्र सरकार जो है शासन करे, सिर्फ केंद्र सरकार जो है शासन करेगी, वैसे शासन को एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। दैट इज क्लियर। तो इस तरीक़ा से अगर हमें सवाल पूछेगा, तो अभी तक मैंने आपको जो 20 सवाल जो भी पढ़ाया, अगर इस तरह से पूछेगा तो आप सारे क्वेश्चन को लिखिएगा, नोट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा और आपके एग्जाम के लिए 100% है कि इससे आपको बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे,
ठीक है, ये हमारी गारंटी है कि 110% की, कि इससे ज़्यादा जो है, इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा, सिर्फ आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आया ना तो फिर मुझे कहना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित राज्य क्या है? तो बता रहे हैं केंद्र शासित राज्य क्या है कि वैसा क्षेत्र जो अपने भौगोलिक आकार या अन्य कारणवश स्वतंत्रता प्राप्त नहीं बन सकते हैं और उन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलय करना भी संभव नहीं होता है, तो इन क्षेत्रों को शासन चलाने का अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया जाता है। इसे ही केंद्र शासित राज्य कहा जाता है। यानी लिखेंगे कि वैसा क्षेत्र जो अपने भौगोलिक आकार, क्या लिखेंगे, भौगोलिक आकार, अन्य कारणवश स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाते हैं और किसी मौजूदा प्रांत में विलय भी करना उनके लिए क्या होता है, संभव नहीं होगा। और इस क्षेत्र को शासन करने के लिए, इस क्षेत्र को चलाने के लिए अधिकार क्षेत्र किसको दिया जाता है, केंद्र सरकार को, इसीलिए इसे केंद्र शासित राज्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग केंद्र शासित राज्य के बारे में लिख सकते हैं। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची क्या है? तो देखिए, केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है। यानी जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए जो एक महत्व जो रखने वाले जो विषय होते हैं उसको समवर्ती सूची में रखा गया है। और इन विषय पर जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन जब एक ही विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों अगर कानून बनाएंगे तो या दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में टकराव हो, तब केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। यानी समवर्ती सूची हम वैसे कहेंगे जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों जो है एक ही विषय पर काम करेगा, एक ही विषय पर महत्व रखेंगे, तो उसको समवर्ती सूची में रखा गया है। और केंद्र और राज्य सरकार जब दोनों जो है किसी एक ही विषय पर कानून बनाएंगे, लेकिन जब एक ही विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाएंगे तो दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में अगर टकराव होता है तब जो है सिर्फ केंद्र सरकार का, किसका, सिर्फ केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होगा। तो इस प्रकार से हमारा 22 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया है। अभी भी आप जाइएगा नहीं, क्योंकि आपको टोटल जो है आपका यहाँ पे 43 क्वेश्चन है। ठीक है, कितना है, 43 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। अभी हम लोग 23 पे पहुँचे हैं। संघ राज्य का अर्थ बताइए। तो संघ राज्य क्या होता है? तो कई स्वतंत्र और संप्रभुता राज्य आपस में मिलकर संप्रभुता को स्वीकार कर एक राज्य का गठन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही संघ राज्य कहा जाता है। क्या कहते हैं, संघ राज्य कहा जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यानी सभी लोग क्या किए कि सभी राज्य जो है एक गठन किए और वो सभी देश जो है एक साथ मिलते हैं, उसी को हम लोग संघ राज्य कहते हैं। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा नीति क्या है? तो देखिए, जिस नीति में सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है, जिस नीति में सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है, उसी को हम लोग भाषा नीति कहते हैं। और भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और 22 भाषा जो है अनुसूचित भाषा का दर्जा भी दिया गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाषा नीति कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, और क्लास को रिवाइज कीजिए, ठीक है। और ये अंतिम प्रहार है जो आपके एग्जाम में, और इस वीडियो को बार बार आप लोग देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा, इसके बाद फिर आपको मिलेगा भूगोल का मिलेगा, ठीक है। तो एक भी वीडियो को अब आपसे आज से छोड़ के नहीं भागिएगा, आपका जब भी जो टाइम है उसी टाइम पे आपको वीडियो हमेशा मिलेगा और रिवाइज क्लास भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज क्या है? तो देखिए, इसके बारे में लिखेंगे, एकदम आसान शब्दों में लिखेंगे कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में ग्रामीण विकास के लिए त्रिस्तरीय संरचना को क्या कहते हैं, त्रिस्तरीय संरचना को पंचायती राज कहा जाता है। और पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर जो है पंचायत समिति,
और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद का गठन किया गया है। इसी को क्या कहते हैं? पंचायती राज कहते हैं। दैट इज क्लियर। पंचायती राज, फिर से बोलेंगे कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में ग्रामीण विकास को करने के लिए, ग्रामीण को विकास करने के लिए त्रिस्तरीय संरचना को पंचायती राज कहा जाता है। और पंचायत स्तर की जो है पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर जो है पंचायत समिति और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद का गठन किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे पंचायती राज का विकास हो सके, इसीलिए हम लोग इसको पंचायती राज कहेंगे। इस तरह से आप लोग हम क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। अब 26 नंबर क्वेश्चन करा है कि ग्राम कचहरी का क्षेत्राधिकार बताइए, यानी ग्राम कचहरी के क्षेत्राधिकार क्या है, ग्राम कचहरी जो होते हैं वो किसके अधीन में होते हैं, क्या क्या काम होता है, उसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। ग्राम कचहरी जो है, ग्राम कचहरी जिसको हम लोग ग्रामीण अदालत कहते हैं, यानी पहला अदालत यही है। ठीक है, यानी गांव का जो अदालत होता है उसी को हम लोग ग्राम कचहरी कहते हैं, ग्रामीण अदालत कहते हैं। और यह अदालत जो होता है न्यायिक कार्य करती है। क्या करती है? न्यायिक कार्य करती है। और ग्राम पंचायत को न्यायपालिका का प्रधान सरपंच होते हैं। कौन होते हैं? न्यायपालिका का प्रधान सरपंच होता है। और ग्राम पंचायत में जो होता है एक एक ग्राम कचहरी होती है। हर पंचायत में एक एक जो है ग्राम कचहरी होता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, और इसका प्रधान जो है सरपंच ग्रामीण होते हैं, यानी जो सरपंच होते हैं वो होते हैं ग्रामीण अधिनाम समानों को देखते हैं, यानी ग्रामीण में अधिनाम समानों को, यानी वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई लफड़ा हो जाता है, कोई केस हो जाता है, कोई झगड़ा हो गया, कोई झंझट हो गया, तो इस सारी चीज़ को क्या करते हैं, वो देखते हैं, उसको सोल्यूशन करवाते हैं। ठीक है, और ग्राम कचहरी की अधिकतम जो है मूल्य के जो है मामले को सुनवाई, देखिए ग्राम कचहरी में 10,000 मूल्य के सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ग्राम कचहरी का क्षेत्राधिकार क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महापौर को संक्षिप्त लिखिए। देखिए, तो नगर निगम के जो प्रधान को महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर। हर जगह नगर निगम अब हो गया है। ठीक है, तो नगर निगम जहाँ भी जो एरिया होता है नगर निगम की, तो वहाँ के जो प्रधान होते हैं उसको हम लोग महापौर कहते हैं। और महापौर जो होता है नगर निगम का प्रथम नागरिक माना जाता है। ठीक है, जिस तरीक़ा से हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं प्रथम नागरिक माने जाते हैं, उसी तरीक़ा से महापौर भी जो है नगर निगम के प्रथम नागरिक माने जाते हैं। और महापौर जो होते हैं नगर परिषद का सभापति होता है। क्या होता है? सभापति होते हैं। और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यही हम लिखेंगे महापौर के बारे में कि महापौर कौन होते हैं। तो महापौर जो है नगर निगम के प्रधान होते हैं, वो प्रथम नागरिक होते हैं नगर निगम में। और महापौर जो होता है नगर परिषद के सभापति होते हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? तो देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो शासन जो होता है, शासन सत्ता को स्थानीय स्तर तक विभाजित करना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। यानी शासन जो होता है सत्ता को स्थानीय, ठीक है, स्थानीय स्तर तक जो है विभाजित करना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। और भारत की शासन व्यवस्था जो है को 3 स्तरों पर विभाजित किया गया है। कितने स्तरों पर? 3 स्तरों पर। ठीक है, तो पहला स्तर क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार, दूसरा राज्य स्तर पर राज्य सरकार, और तीसरा जो होता है जो है स्तरीय स्तर पर जो है, ठीक है, निचले स्तर पर जो है स्थानीय सरकार, यानी स्थलीय स्तर पर जो है स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार। तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ हुआ हम लिखेंगे कि शासन सत्ता जो है स्थानीय स्तर तक विभाजित किया जाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। और भारत की शासन व्यवस्था जो होती है 3 स्तरों पर काम करती है। राष्ट्रीय स्तर पर यानी देश लेवल पर केंद्र सरकार, राज्य लेवल पर राज्य सरकार, और ग्रामीण स्तर पर जो है स्थानीय सरकार जो होती है वो काम करती है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर निगम के किन्हीं 2 कार्यों को लिखिए। तो हम पहले भी बताए हैं, ठीक है, पहले वाले वीडियो में भी बताए हुए हैं और आज फिर बता रहे हैं कि नगर निगम के 2 कार्य है। पहला क्या होता है कि सड़कों और नलियों की सफाई करवाना, यानी क्या होता है कि सड़कों और नलियों की सफाई करवाना। दूसरा हो गया आपको यहाँ पे, ठीक है, कि सड़कों एवं गलियों में रोशनी का प्रबंध करना। क्या चीज़ का प्रबंध करना? रोशनी का प्रबंध करना। दैट इज क्लियर। तो इस तरह से इसका हम 2 कार्य लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, बच्चे लोग बार बार पूछते थे कि सर ये क्या होता है 19 के बारे में, तो जानेंगे
कि संविधान की जो है अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। आप आज़ाद हैं किसी भी तरीक़ा से, किसी से बोलने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी कुछ करने के लिए अनुच्छेद 19 में आप अधिकार, आपका अधिकार है अनुच्छेद 19 से। ये हमारे मूल अधिकार को बताते हैं। और भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने और बस जाने का, कोई वृद्धि करने का या व्यवसाय करने का या कारोबार करने का अधिकार ही भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त होता है। यानी ये अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 19 जो है, ये हमें ये बताता है, संविधान के अनुच्छेद 19, कि आप पूरे देश में, भारत के राज्य में कहीं भी, यानी है ना, यहाँ पे लिख रहा है ना कि भारत राज्य के क्षेत्र कहीं भी निवास कर सकते हैं, यानी कहीं भी रह सकते हैं, कहीं अपना व्यवसाय कर सकते हैं, कहीं भी अपना कारोबार कर सकते हैं। यही अधिकार हमें 19 जो है, अनुच्छेद 19 हमें बताता है। तो इस तरीक़ा से हम इस चीज़ को जान गए कि अनुच्छेद 19 हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? देखिए, वैसा मजदूर जिसमें मजदूर इच्छा के विरुद्ध, यानी मजदूर इच्छा जो है, वैसा मजदूरी जिसमें मजदूर की इच्छा के विरुद्ध बंधन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? बंधन में रखा जाता है। उसे बहुत कम या बिना वेतन के काम करवाया जाता है, उसी को बंधुआ मजदूर कहते हैं। क्या कहेंगे? बंधुआ मजदूर कहते हैं। दैट इज क्लियर। तो हम इसे लिख सकते हैं कि वैसा मजदूरी जिसमें मजदूर की इच्छा के विरुद्ध कोई बंधन में रखा जाता है, उसे बांध कर रखा जाता है, उसे बहुत कम या बिना वेतन के काम करवाया जाता है, तो उसे ही बंधुआ मजदूर कहते हैं। दैट इज क्लियर। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक असमानता क्या है? तो देखिए, समाज और स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं लैंगिक असमानता कहलाती है। यानी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई जो असमान जो भूमिकाएं होती है, उसी को लैंगिक असमानताएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस तरीक़ा से कि लैंगिक विभेद क्या है। अब वही चीज़ बताते हैं कि लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों के बीच जो जैविक अंतर होते हैं, जो दोनों के बीच, यदि आपको ये काम करना है, स्त्री जो है घर का सिर्फ खाना बनाएगी और पुरुष जो है सिर्फ काम करेंगे, कमा के लाएंगे, यही जो है पुरुष नौकरी करेगा लेकिन स्त्री नौकरी नहीं करेगी, तो यही जो विभेद होता है उसी को हम लोग लैंगिक विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, यानी लिंग के आधार पर, यानी जो बांट दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, उसको ये करना है, उसी को हम लोग, यानी लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों के बीच जो जैविक अंतर होता है, उसी को हम लोग लैंगिक विभिन्नता कहते हैं। इस तरीक़ा से ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, हम बता रहे हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है। तो देखिए, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला और सभी धर्म को एक समान मानने वाला धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। वैसे लोग जो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने और सभी धर्मों को एक समान माने, उसी को, वैसे राज्य को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। ठीक है, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझेंगे। ठीक है, इससे जो भी आपको पढ़ा रहे हैं सब आपका PYQ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यानी आपका PY क्वेश्चन है, प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे चीज़ को हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं। यानी भारत की जो विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही क्या है? कम है। यानी अगर देखा जाए, ठीक है, तो बहुत ही क्या है? कम है। ठीक है, और भारत के 15वीं, यानी 15वीं जब लोकसभा में महिला प्रतिनिधि की संख्या मात्र 59 है। यानी अगर 15वीं लोकसभा चुनाव देखिएगा तो उसमें महिला प्रतिनिधि की अगर संख्या देखिएगा तो मात्र 59 है, और भारत के लोकसभा महिला प्रतिनिधि की अगर संख्या देखिएगा तो उसमें मात्र कितना है? 11% ही है। यानी 11% ही क्या कर रही है? काम में है। सॉरी, यहाँ कम है, 11% से कम, इसको हम यहाँ पे कम है। ठीक है, टाइप हो गया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 में देखेंगे कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा किस प्रकार है। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछता है तो लिखिएंगे कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाती है कब? जब
धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। दूसरा बताएंगे कि राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति पर एक समुदाय विशेष की विशिष्टता के लिए की जाती है। तीसरा बताएंगे कि राजनीति किसी भी धर्म विशेष के दाव या पक्ष पोषण करने लगती है। यानी अगर राजनीति जो है किसी धर्म विशेष पर अगर ये राजनीति करने लगती है तो उसी को सांप्रदायिकता का लोकतंत्र का खतरा कहेंगे। चौथा बताएंगे कि किसी धर्म विशेष के अनुयायी दूसरे धर्म वालियों के खिलाफ मोर्चा होने लगता है, यानी मोर्चा निकालने लगते हैं, तो उसी को सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा कहेंगे। तो इस प्रकार से जो है आप सारे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और सारे क्वेश्चन को नोट भी करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है कि सामाजिक विभाजन क्या है, तो जो लिखेंगे कि समाज का वह क्षेत्र जहां जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभाजन होना सामाजिक विभाजन कहलाता है। इस तरीक़ा से हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद है सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण को बताइए, यानी सत्ता के ऊर्ध्वाधर क्या है उसके वितरण को समझाइए। तो समझाएंगे, लिखेंगे कि सरकार की विभिन्न स्तर जो है विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गया और न्यायपालिका के बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है जिसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर जो है वितरण कहा जाता है। ठीक है, यानी जहाँ पे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों को सत्ता के बीच बंटवारा करते हैं उसी को सत्ता का ऊर्ध्वाधर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर्थिक अपराध का अर्थ क्या है, तो देखिए विदेशी वैसा यानी विदेशी मुद्रा का अवैध आगमन या विदेशी बैंकों में भारतीयों द्वारा धन जमा करने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को आर्थिक अपराध कहते हैं। अगर ये सवाल पूछेगा तो हम लिखेंगे कि विदेशी मुद्रा का अवैध आगमन यानी हमारे यहाँ आना जाना या विदेशी बैंकों में भारतीयों द्वारा धन जमा करने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को धार्मिक आर्थिक अपराध कहते हैं। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि सांप्रदायिकता क्या है, तो एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना, अपने जात को दूसरे जात के सामने अच्छा बताना सांप्रदायिकता कहलाता है। उसी तरीक़ा से एक धर्म को दूसरे धर्म के सामने अपने धर्म के बारे में श्रेष्ठ बताना सांप्रदायिकता कहलाएगा। ठीक है, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको टोटल जो है 40 क्वेश्चन आज आपको मिले हैं। ठीक है, यानी ये 40 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे कराए गए हैं। फिर आपको नेक्स्ट में जो है अगले वीडियो में आपको भूगोल का मिलेगा। तो जब तक के लिए आप सारे स्टूडेंट्स अगले दिन की तैयारी कीजिए और आप लोग जो है आज जाके इस पूरे सब्जेक्ट को बैठ के और पूरे वीडियो को अच्छे से पढ़िए, लिखिए और कमेंट हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको कहीं भी कोई भी किसी प्रकार के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप बेहिचक मुझे बताएंगे। जब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद और लाइक, कमेंट, शेयर करें और जम के पढ़ें, अच्छे से पढ़ें।